हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल 1.6। पर उससे पहले आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मेरे फ्री नोट्स, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट चाहते हैं तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन कर सकते हैं with a code given below in the description, or you can join me on my telegram channel. Again, the link is given below in the description. Okay, let's start with example 1.6. तो क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल? Consider the three charges q1, q2 and q3 each equal to q। हमें तीन चार्जेस के बारे में बोल रहा है कि तीन चार्जेस हमें कंसीडर करने हैं जो कि इक्वल हैं और सबका मैग्नीट्यूड क्या है? Q है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। और ये कहां पर है प्लेस्ड? ये प्लेस है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें यहाँ पर बना करके दिखा रखा है फिगर 1.9 में, और यहाँ पर ये वर्टिसेस हो गए हैं ABC, और यहाँ पर Q1, Q2, Q3 को हमने प्लेस कर दिया और ये इक्वल है Q के। What is the force on the charge capital Q? ठीक है, तो देर इज अनदर चार्ज कैपिटल Q। तो यहाँ पर एक और चार्ज आ गया हमारे पास विद द सेम साइन एज Q। अगेन साइन हमें पता है कि कैपिटल Q का Q के जैसा साइन है। ठीक है, देखिए इन तीनों का साइन भी सेम है क्योंकि ये Q के बराबर दिए हुए हैं, और जो बीच में चार्ज दिया हुआ है या कहीं और जहां भी चार्ज दिया हुआ है इसका साइन भी सेम है, स्मॉल q की तरह साइन सेम है। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर प्लेस किया गया है कैपिटल Q। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे प्लेस करेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियन जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ, दैट विल बी आवर सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो गिवन कॉन्फ़िगरेशन को मैं काम करता हूँ, मैं खुद भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास ये हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके वर्टेक्स हमने मान लिए A, B एंड C अगेन। तो एक्चुअली ये मैं दोबारा सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। कभी कभी इसमें से देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये सभी क्या है? सभी का मैग्नीट्यूड Q के बराबर है और साइन भी Q जैसा ही है। और एक और पॉइंट है जो कि हम जिसको हम सेंट्रोइड बोल रहे हैं, और वहां पर अब एक और कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और उस पर हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से दो तीन बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, दो तीन चार बातें हम यहाँ पे करेंगे, आप उसको ध्यान रखेंगे और कोई भी अरेंजमेंट दे रखा है चार्जेस का आपको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जैसे कि हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ पर फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपके पास जो भी चार्जेस हैं उनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो आपको इन सभी पोजीशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन सभी के वेक्टर एक्सप्रेशन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर हमारा काम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा फिर से। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज नहीं करते। ठीक है, एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या था मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सेंट्रोइड पे फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेंट्रोइड पे फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या रखा है? कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या? हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है। तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पर टोटल कितने चार्ज है? 4 चार्ज है। किसके ऊपर फोर्स निकालनी है? ये पॉइंट Q, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। अब नेक्स्ट फंडा क्या है? पहला फंडा क्या है कि कौन कौन से चार्जेस हैं और किस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है। दूसरा क्या है कि किस किस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर A पर जो चार्ज रखा गया है, B पर जो चार्ज रखा गया है, C पर जो चार्ज रखा गया है, तीनों के तीनों चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर हम ले लें इस पॉइंट पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। तो ये पॉइंट O है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो बाद में प्रॉब्लम करेगा पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का साइन सेम, सभी चार्जेस का साइन सेम है, तो यहाँ पे लगेगी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो C पर रखा चार्ज है ये इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, इसको हम देखते हैं जरा। C पर रखा चार्ज इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा,
उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली इस कुछ इस तरह से ये हमारे पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्योंकि रिपल्शन की फोर्स है तो क्यू के ऊपर फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम दिस लाइन ज्वाइनिंग Q3 एंड Q3 और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के अवे जाएगा। हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो B की वजह से जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी ये, एंड ए की वजह से जो हमारे पास फोर्स निकल के आएगी उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये फोर्सेस हमारे पास निकल के आएंगे, ठीक है। अब इन तीनों फोर्सेस का अगर वेक्टर सम हम कर लें तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज पे। तो देखिए जो Q1 फोर्स लगा रहा है ना उसको हम लिख लेते हैं F1। जो Q2 फोर्स लगा रहा है यहाँ पर वेक्टर का साइन आएगा क्योंकि वेक्टर सम हमें लेना है। Q2 जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लिख लेते हैं F2। Q3 जो लगा रहा है उसको हम लिख लेते हैं F3। अब हमारे पास नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज हमें निकालना है, दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे और उसको यूज करके नेट फोर्स निकाल लेंगे, या फिर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम कोई दो फोर्स ले लेंगे, कंसीडर करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर जो इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगी और ये वाली जो फोर्स आएगी इन दोनों के अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। उसके बाद जो फोर्स आएगी वो हमारी नेट फोर्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे चार फोर्सेस होती तो हमें पैरेललोग्राम लॉ कितनी बार लगाना पड़ता, 3 बार लगाना पड़ता। अगर हमारे पास 5 फोर्सेस होती तो कितनी बार लगाना पड़ता, 4 बार लगाना पड़ता। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये प्रॉब्लम है कि जब फोर्सेस जितनी ज्यादा होने लगती है, एक जितनी फोर्स होंगी उससे एक कम टाइम्स आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो कैंसिल आउट नहीं होती है। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारे पास टेक्निक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, हर वेक्टर को हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सेस मान लेते हैं और उनके अलोंग इनको रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए, विच इज मच इजियर। तो दोनों ही तरह से हो जाएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की टेक्निक से करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको रिजोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए रिजोल्व करते हैं इनको। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए आप कि ये चार्ज Q है और ये कैपिटल Q है, यहाँ पे भी क्या Q है, ये कैपिटल Q है, स्मॉल q कैपिटल Q चार्ज। तो हर जगह चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर चाहे मुझे F1 कैलकुलेट करना हो या F2 कैलकुलेट करना हो या F3 कैलकुलेट करना हो, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज आ रही है वो इक्वली है। मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो Q कैपिटल Q होगा तीनों ही केस में, ठीक है। तो Q इंटू कैपिटल Q हो जाएगा, K जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम बात करें A और O के बीच में कितना डिस्टेंस है, A और O के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस O और B में है और उतना ही O और C में। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंट्रोइड पे आप निकाल रहे हैं, तो सेंट्रोइड से जो दूरी होगी सभी पॉइंट्स की A B C की वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। उस दूरी को हम कुछ मान सकते हैं, सपोज कीजिए हमने मान लिया R, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R²। और अगर आप देखें तो ये तीनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही निकल के आएगा। तो ये तीनों फोर्सेस बराबर हैं और इनका मैग्नीट्यूड कितना है, F के बराबर हमने मान लेते हैं। लेट हमने कितना मान लिया कि तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, F है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके बीच में एंगल कितना है, देखिए टोटल एंगल कितना है, ये देखिए इस तरह की ये स्ट्रक्चर बन रहा है फोर्सेस का, ठीक है। ये पूरा एंगल जो होगा ये होगा 360 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर ये एंगल कितने होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 360 यानी कि 120 ईच। तो ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, ये 120 हो गया, ऐसे ये 120 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं एक्सेस लूंगा रिजॉल्व करने के लिए, तो एक एक्सेस मैंने ये ले लिया और एक एक्सेस मैंने ये ले लिया, ठीक है।
आप परपेंडिकुलर एक्सेस कहीं भी मान सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से माना है कि एक फोर्स उसी के ऊपर लाई कर रही है। इट विल बी इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट द नेट फोर्स इन दिस मैनर। अब देखिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एंगल्स पता होने चाहिए एक्सेस के साथ सभी वेक्टर्स के, ठीक है। तो इन एंगल्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, देखिए टोटल एंगल कितना है, 120 है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज, ठीक है। दूसरा एक्सेस हमारा क्या है, ये है, ठीक है। या फिर ये एंगल हम देखें तो 90 डिग्री, टोटल की कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगेन ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये तो इस एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा लाई कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि F2 और F3 जो है वो कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ईच, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करनी है नेट फोर्स, ठीक है, रिसॉल्व करना है हमें। तो ये कितने के बराबर हमने मान लिया, F के बराबर, ये भी हमने मान लिया F के बराबर। अब हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं केवल। तो जब ये एंगल हमारा होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री होगा, देखिए मैं तीनों फिगर में सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ आपको ताकि आप इसको विजुअलाइज कर पाए, इसीलिए डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, उसी डायग्राम्स को हम यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे F3 है जो कि F के बराबर है, तो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है और हमें इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग इसका रेजोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो जब हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इसका रेजोल्यूशन लेंगे तो हो जाएगा F cos 60 डिग्री और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F sin 60 डिग्री। अगेन यहाँ पर भी यही काम करना है हमें। F2 को जब हम रिजोल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक और वेक्टर आ जाएगा सेम, F cos 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा F sin 60 डिग्री। अब ये दोनों जो वेक्टर हो गए वो अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो वेक्टर्स आए हैं, जब भी दो वेक्टर सेम साइड में आते हैं तो वो हो जाते हैं एड अप, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो f बाई टू प्लस एफ बाई टू ये हमारे पास आ जाएगा f, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आई है, ठीक है। हम एक बार कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास f फोर्स जो है वो आ गई ऊपर की तरफ और f1 फोर्स नीचे की तरफ है, दैट मींस f फोर्स नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो होगी नेट फोर्स 0 होगी। कैसे पता चला, हमने इनका मैग्नीट्यूड देख लिया, ये इक्वल है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इनके मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए कैलकुलेट आपको फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जब करना पड़ेगा जब नेट फोर्स नॉन जीरो हो, ठीक है। और या फिर ये जो फोर्सेस हैं ये अलग अलग हैं तो हो सकता है कि आपको तीनों फोर्स कैलकुलेट करनी पड़े, बट फॉर टाइम बीइंग हम इतनी अच्छी यहाँ पे सिमेट्री है कि इसको देखते ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर एडिशन बेसिकली आपको करना है, जैसे ही आपने वो परफॉर्म किया यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमें चार्ज प्लेस्ड एट सी पर हमें फोर्स निकालनी थी, तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ऐसे ही बी जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस तरफ, क्यों, क्योंकि सभी चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और ये जो लगाएगा ये इस तरफ लगेगी, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 60। और ये सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो बेसिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 30 और ये भी 30। तो बस इन तीनों का मैग्नीट्यूड पता लगा करके आपको या क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाएगी नेट फोर्स, ठीक है। तो अगेन आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा तीनों फोर्सेस का, क्योंकि तीन ही बचे हुए चार्जेस है, तीनों फोर्स लगाएंगे, तीनों की हमने डायरेक्शन देखी और तीनों के डायरेक्शन देखने के बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके वेक्टर सम कर सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड को बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर सम लेने के बाद, ठीक है। तो अगेन उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की टेक्निक यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी सॉल्व हो जाएगा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और इसके मिड पॉइंट पे रखा है एक कैपिटल क्यू चार्ज, तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस भी कितना है r, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा है। ये जो चार्ज है प्लेस्ड एट ए और बी और सी, ए पर जो चार्ज है वो सी पर रखे चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, बी पर जो चार्ज है वो रिपेल करेगा इस तरफ। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो सेम है दोनों केस में, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे फोर्स आ जाएगी 0, क्योंकि ये F1 और ये F2 फोर्स को जब आप ऐड करोगे ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर आपने सपोज कीजिए कॉन्फ़िगरेशन ली जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, अब आप मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो कितनी फोर्स होगी, ये पॉजिटिव क्यू जो है इस पॉजिटिव क्यू को करेगा रिपेल इस तरफ, नेगेटिव क्यू जो है वो इस कैपिटल क्यू को करेगा अट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे फिर अब क्या आ जाएंगे, यहाँ पे दो फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस अपोजिट आ रही थी वो यहाँ पर क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में आ गई। तो अब इन दोनों फोर्सेस को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल फोर्स का 2 टाइम्स हो जाएगी नेट फोर्स, जो कि हमारा आंसर है। तो इसी तरह से कोई भी केस हो, आपको स्क्वायर दे दे, रेक्टेंगल दे दे या कोई भी और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दे दे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं। मैं एक बार चाहे तो आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कितने चार्जेस वहां पर रखे हुए हैं, फिर कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो बाकी सारे चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। देन यू हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है उससे बाकी सभी चार्जेस को एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, और वो अट्रैक्ट या रिपेल जिस भी तरह से कर रहे हैं उनके लिए हम एरो की तरफ से मदद से शो कर देंगे कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। उसके बाद उन सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम लेना है आपको। जैसे कि आप वेक्टर सम ले लेंगे आपको सुपरपोजिशन की मदद से उसका नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल 1.6। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1.7 की, तो ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। कंसीडर द चार्जेस q, q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle। तो यहाँ पे फिर से तीन वर्टिसेस पे q, q और माइनस q चार्ज जो है प्लेस कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे कितनी फोर्स है, तो हर चार्ज पर जो फोर्स होगी वो बाकी के दो चार्जेस की वजह से होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो चार्ज हमें दिया हुआ है इसके ऊपर एक फोर्स दिखा रखी है Q2 की वजह से जो कि यहाँ जा रही है, एक Q1 की वजह से, Q3 की वजह से, Q3 जो है अब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होगा, तो एक फोर्स ये हो गई। अब इन दोनों फोर्सेस का जब आप रिजल्टेंट लेंगे तो ये फोर्स आ जाएगी F1, ये इसके ऊपर फोर्स हो गई, ऐसे ये फोर्सेस हो गई। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपका इसको आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं या असाइनमेंट समझ सकते हैं, और ये होना चाहिए आपसे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आया एग्जाम्पल 1.6 तो ये इजीली आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, आपको बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ गया होता फोर्स कितनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करते, तो F कितना हो जाता, कोई भी इंडिविजुअल फोर्स हमें निकालनी पड़ती तो K की वैल्यू हम रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, Q इंटू कैपिटल Q। इसको तो हमें वैल्यू तो दी नहीं है तो हम इसको एज इट इज रखते। अब हमने रखा था यहाँ पे आर स्क्वायर क्या था, ये डिस्टेंस था आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो लेंथ है ये हमें L दी हुई है, ये टोटल लेंथ भी हमारी क्या है, L है। तो मीडियन जो होगी वो डी पॉइंट पे टकराएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, L/2 होगा, ये L/2 होगा, ये L है, ये L/2 है, तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी, या फिर इसको, हाँ, और एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, ये जो एंगल है ये होगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों जो एंगल होंगे वो होंगे एक्चुअली, सॉरी, ये L/2 जो लेंथ है और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया हमारा। L/2 लेंथ हमें ये पता है कि ये लेंथ L/2 है, ये वाली लेंथ, तो इसकी मदद से हम इसका हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये एंगल पता है। हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये एंगल हमारे पास है और ये लेंथ हमारे पास है, तो इसका हाइपोटेन्यूस भी हम निकाल सकते हैं और इसका परपेंडिकुलर भी हम निकाल सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ हाइपोटेन्यूस की जरूरत है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा, दैट इज cos 30 डिग्री। बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता,
तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन में दिस मच, तो L/2 अपॉन में cos 30। तो इस तरह से हम ये लेंथ निकाल सकते हैं विच इज r, विच इज बेसिकली r, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ जाता तो बाय चांस। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है हम इसकी बात करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटेटिव ली इसको कैसे स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिवली मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द ओरिजिन O। आप इमेजिन कीजिए ये चीज कि आप आपने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रखा है, उसके ओरिजिन पे आपने कैपिटल Q चार्ज को रखा हुआ है। इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज Q at a point P where OP is equals to R। आप चाहो तो आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया अपने, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमने मान लिया y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये हमारा z एक्सिस। इसकी ओरिजिन पे हमने एक कैपिटल Q चार्ज रख लिया है, और यहाँ पर एक पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिया, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट P, और यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो यानी OP इज इक्वल्स टू R मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है इस पॉइंट से, सॉरी। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, O से लेकर के P तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है R क्या, then the charge capital Q will exert a force on Q as per Coulomb's law। ये हम जानते हैं कि ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा स्मॉल q के ऊपर, Coulomb's law की मदद से हम जानते हैं ये चीज। We may ask the question, if the charge Q is removed then what is left in the surrounding। देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अगर हम स्मॉल q चार्ज को हटा दें, सिर्फ कैपिटल Q चार्ज रहे, तो सराउंडिंग में क्या रहेगा, इसके आसपास क्या रहेगा, कैपिटल Q के सराउंडिंग में क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारे से। इज देयर नथिंग, क्या हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इफ देयर इज नथिंग एट पॉइंट P then how does a force act when we place the charge Q at P। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे ही हमने इस Q चार्ज को हटा दिया तो हमारे पास सराउंडिंग में क्या बचेगा। अगर हमारे पास सराउंडिंग में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, तो जैसे ही हम इस चार्ज को यहाँ पर रख रहे हैं तो फोर्स कैसे लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो कि ये फोर्स तो कैपिटल Q लगा रहा है ना, ठीक है, लेकिन देखिए ये कैपिटल Q जो है इससे हम टच कर रहे हैं क्या, या किसी और तरीके से इंटरेक्ट करा रहे हैं क्या, नहीं, हमने बस इसके सराउंडिंग में, इसके स्पेस, सराउंडिंग में जो स्पेस है उसमें हमने इसको लाके रख दिया। तो अगर स्पेस में कुछ नहीं है, अगर ये स्पेस के थ्रू कुछ प्रोपेगेट करा करके इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो कैसे ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है बेसिकली। तो is there nothing, if there is nothing at point P then how the force act when we place charge Q at P। जब हम इस चार्ज Q को P पर रखते हैं तो कैसे फोर्स लग रही है, that is the question। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो कैपिटल Q है ना, या कोई भी चार्ज है फॉर दैट मैटर, अपनी इसकी सराउंडिंग में ये कुछ कुछ प्रोड्यूस करता है, यानी इसकी सराउंडिंग में कुछ होता है ऐसा, इसको अभी फिलहाल के लिए आप सोच सकते हैं कि इसका कुछ इफेक्ट होता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से जब दूसरा कोई चार्ज उसके पास रखा जाता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जैसे कि आप इस तरह से समझिए कि जैसे एक स्टिकर है, जब आप उसको बुक के ऊपर चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है जब उसको आप कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में नहीं लाते, बुक को दूर रखेंगे और स्टिकर को दूर रखेंगे, तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, कोई फोर्स नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। तो वहां पर वो एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बेसिकली जब तक दो चीजें इंटरेक्ट नहीं करेंगी तो फोर्स कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल Q और स्मॉल q जो एक दूसरे को
इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो इस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पेस के थ्रू कर रहे हैं। और तो इसका मतलब ये स्पेस में सराउंडिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ है, बेसिकली इनकी वजह से कुछ है स्पेस में, जिसकी वजह से ये दोनों इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और वही जो है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मोर प्रिसाइजली इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्ट पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने बोल दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है ये, ठीक है। इसी को हम इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। अब देखिए जरा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों बोला? क्योंकि देखिए जब ये चार्ज मूव करने लगेगा तो वो फील्ड जो है उसके साथ मूव करने लगेगी, ठीक है। तो वहां पर वो जो है फील्ड स्टेशनरी नहीं रहेगी, फील्ड भी मूविंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बोल सकते फिर, ठीक है। तो दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, अगर उसको प्रिसाइजली आप बताना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to answer such question, the early scientists introduced the concept of field. ठीक है, उसको आंसर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को आंसर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया फील्ड। According to this, we say that the charge Q produces an electric field everywhere in the surrounding. ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि एक चार्ज Q जो होता है, कोई भी चार्ज हो यहाँ पर जो हमने कैपिटल Q मान रखा है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, which is electrostatic field. Both are same. Yeah. When another charge Q is brought at some point P, the field there acts on it and produces a force. ठीक है, जैसे ही कोई भी चार्ज इसकी विसिनिटी में रखा जाता है, इसके सराउंडिंग में रखा जाता है, ये जो चार्ज है पिछले वाले चार्ज की फील्ड से इंटरेक्ट करता है और उसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। The electric field produced by charge Q at a point R is given as, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या, देखिए जरा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस चार्ज की वजह से सराउंडिंग में कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर क्या, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ई और ब्रैकेट में आर लिखा गया। आर बेसिकली ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है आर का। देखिए जैसे जैसे इस क्यू की पोजीशन को आप चेंज करते चले जाएंगे, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होती है। जितना दूर फोर्स हो, जितना दूर चार्ज होंगे उतनी कम फोर्स लगेगी, क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली अब आप ये देखिए जरा, अब ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है, ये जो अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए क्या, कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाते चले जाएंगे वो फील्ड वीक होनी चली चली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वीक होती चली जाएगी, तो जब चार्ज हम रखेंगे स्पेस में किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कितनी फील्ड है इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी फोर्स लगेगी। अगर वो पॉइंट दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो फोर्स कम लगेगी, अगर नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो इंटरेक्शन ज्यादा, सॉरी, अगर नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो फोर्स भी स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ मेजर कि कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे किया? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। अच्छा सेम चीज अगर आप देखिए, अगर मेरे को फोर्स लिखनी होती है तो मैं फोर्स कैसे लिखता? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर एंड यहाँ पर आर कैप, ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। तो फील्ड और फोर्स के एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो चार्ज है, जो फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज है, उसको हटाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल क्यू रखा गया है, ये है हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और स्मॉल क्यू क्या है? जो कि एक्सपेरिमेंट, मतलब बेसिकली टेस्ट चार्ज है, जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स जो बनती है वो एक्सपीरियंस जो कर रहा है फोर्स उसके और सोर्स चार्ज को मिला करके बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिस चार्ज की वजह से फोर्स है, सिर्फ उसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इससे आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि देखिए ये क्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज आप रखेंगे उसके ऊपर फोर्स उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को एक बार के लिए हम इग्नोर कर दें, क्योंकि फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है सराउंडिंग में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखिए,
आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ ये वीक होती चली जाएगी, साथ ही साथ सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रॉन्ग ये चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, ये भी हम जानते हैं। तो बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स हमने कंसीडर कर लिए केवल इस टेस्ट चार्ज के चार्ज को हटा करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बस क्या है कि सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में हमने एक बार डिफाइन कर दी, तो जो भी चार्ज आप रख रहे हैं वहां पे उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करके आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अनदर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ई आर इज बेसिकली, देखिए एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो एफ अपॉन में क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमने देख लिया ना कि यहाँ पर ये स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है और ओरिजिन से ये पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर को आपका बता रहा है। इक्वेशन 1.6 स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज दैट हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी which could be a scalar or vector varies with position। तो फील्ड बेसिकली क्या बता रही है कि किसी की एक क्वांटिटी किस तरह से बिखरी हुई है स्पेस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह स्पेस में बिखरी हुई होगी इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि ये चार्ज आप इसकी सराउंडिंग में कहीं भी रखेंगे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अनलेस आप इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कर दे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। The effect of charge has been incorporated in the existence of electric field। The effect of charge has been incorporated, ठीक है। चार्ज का इफेक्ट भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। We obtain the force by giving by a charge capital Q on a charge Q as this, ठीक है। तो फोर्स ऐसे निकल गई कैपिटल Q, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स ऐसे मिल गई स्मॉल q से मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, तो ये तो हम जानते ही हैं, ये न्यूटन्स लॉ है, बेसिकली ये न्यूटन के द्वारा दिया गया नियम है कि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती है जिसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना हो, ठीक है। तो फोर्स जो होती है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के पेयर में ही कोई भी फोर्स एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये कोई चार्ज है प्लस क्यू और ये कोई चार्ज है अगेन प्लस क्यू, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर भी लगाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली फोर्स लगाएंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर है तो, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट के पेयर में ये एग्जिस्ट करती है और हमेशा कैंसिल आउट करेगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा अपोजिट भी होगी, क्योंकि अभी ये क्या है रिपल्सिव फोर्सेस है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स होती तो दोनों इस तरफ होती, उस केस में भी इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती, तब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करती। Next, electrostatic force between charges Q and Q can be looked upon as the interaction between the charge Q and electric field of Q। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम इंटरेक्शन के टर्म्स में पढ़ सकते हैं कि स्मॉल q का इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि कैपिटल Q से निकल रही है या वाइस वर्सा, ठीक है। स्मॉल q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल Q से इंटरेक्ट कर रही है और उसकी टर्म्स में हम फोर्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा चार्ज वहां पे रखा जा रहा है उसकी टर्म्स में फोर्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। If we denote the position of the charge q by vector r, it experiences a force F equal to the charge q multiplied by the electric field। देखिए यही फॉर्मूले को यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा डिस्कशन आपको समझ में ना आया हो या अटपटा लगा हो, लेकिन दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में तो प्रॉब्लम होती ही है। जब फर्स्ट टाइम 10th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस की जा सकती है या करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, फैराडेज लॉ आपने पढ़े होंगे या फ्लेमिंग्स रूल आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर मैं एक रॉड को घुमा रहा हूं तो उसमें वोल्टेज डेवलप हो जाती है, या उसकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं करंट डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आमतौर पर हम देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें इसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। लेकिन मैं वहीं आपसे अगर बोलूं कि कोई बॉल है, अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगी, तो ये आप रोज देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और फिर मैं बोलूं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो उसको खींचती है और उसके मास के प्रोपोर्शनल होती है, तो वहां पर ये आपको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। तो जितना ही अनफिमिलियर कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम इन जनरल नहीं देखते हैं, वहां पे उसको शुरुआत में डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस। अगर आपको कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप उसको रिपीट करके देखिए। अदरवाइज आगे आप बढ़ते रहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मेनली आपको सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है, ठीक है। इस डिस्कशन से आपको अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी समझ में आया तो भी बहुत ज्यादा आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है मीडिया। अगर हम इक्वेशन 1.8 की बात करें, वी कैन इन्फर दैट Q is unity if Q is unity, the electric field due to charge Q is numerically equal to the force exerted by it. Obviously अगर ये चार्ज की इसको अगर ये 1 हो जाएगा तो ये दोनों क्वांटिटी 1 हो जाएंगी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। Thus the electric field due to a charge capital Q at a point in space may be defined as the force that unit positive charge would experience if placed at that point। तो ये क्या हो गया, ये हमारी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कैपिटल चार्ज Q, हम कैपिटल चार्ज Q की वजह से निकाल रहे थे, एट अ पॉइंट in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience। अब हमने यहाँ पे स्मॉल q चार्ज की जगह क्या ले लिया, यहाँ पर इसकी जगह हमने मान लिया ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 मान लिया हमने इसका मैग्नीट्यूड। तो 1 मैग्नीट्यूड जैसे ही हमने मान लिया तो ये जो फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि अगर ये 1 हो जाएगा तो जो फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है इसके द्वारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। may be defined as the force that a unit positive charge would experience, ठीक है, if placed at that point, और उस पॉइंट पर अगर उसको रख दिया जाए तो। The charge capital Q which is producing the electric field is called the source charge, and the charge Q which test the effect of source charge is called test charge। तो यहाँ source charge और test charge हम पहले देख चुके क्या होते हैं। Note that the source charge Q must remain in original location, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल Q चार्ज की वजह से, तो ये अपनी जगह पे रहना चाहिए। अगर ये हिलता रहेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थोड़ी बता रहा है। तो ये चार्ज जो होगा ये रहेगा स्टेशनरी, ये मूव नहीं करना चाहिए, ये अपनी जगह पे रहना चाहिए। क्योंकि किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी है ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो पॉइंट इससे कितनी दूर है। अब ये अगर पॉइंट मूव करता रहेगा कैपिटल Q, तो फोर्स जो होगी वो वेरी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहते हैं, तो आपको ये जो चार्ज है ये Q मस्ट रिमेन इन ओरिजिनल लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट आपके समझने के लिए। जैसे कि अब ये फॉर्मूला हमें तभी समझ में आएगा जब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा, ठीक है। However, if a charge Q is brought to at any point around Q, Q itself is bound to experience an electric force due to Q and will tend to move। देखिए जरा क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल Q रखा है और हमने एक स्मॉल q चार्ज लाया है पता करने के लिए कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये दोनों ही चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ना। इसका मतलब ये चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जब ये चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। न्यूटन्स लॉ से हमें पता चला जब ये एक्सेलरेट करेगा तो ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा। जैसे ही इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी तो फोर्स जो इसको या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको एक्सपीरियंस करनी थी वो सेम रहेगी नहीं पहले जैसी। ध्यान से सुनिएगा, इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। तो जैसे ही अपनी लोकेशन छोड़ेगा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा सेपरेशन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस कैपिटल Q को यहाँ पे पकड़ के रखो, ठीक है, इसको बांध करके रखो यहाँ पर, और तब यहाँ पे स्मॉल q चार्ज लेकर के आओ। या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है कि देखिए इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उतना ज्यादा एक्सेलरेट ये करेगा। और इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, इसके ऊपर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किसकी वजह से लग रही है, इस चार्ज की वजह से लग रही है। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाए लगभग जीरो, मतलब जीरो ही मान लो आप, बस नाम के लिए है चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड टेंड करेगा जीरो को,
देखिए ये प्रोडक्ट है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर लगभग जीरो से कर दूं तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो हो जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इस फॉर्मूले का, कि अगर मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी नेग्लिजिबल, और ये मूवमेंट भी नेग्लिजिबल करेगा, एक्सेलरेशन भी नेग्लिजिबल होगी, तो इनफाइनाइट टाइम लेगा ये मूव करने के लिए फाइनाइट डिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो उसमें नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो नेग्लिजिबल चेंज को तो हम मान सकते हैं कि सेम ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैथमेटिकली उस चीज को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, हमने क्या करा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जो है यहाँ पर, उसमें Q को हमने क्या मान लिया, ये टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। ये जीरो होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगी डिसाइड। अब हमें कैपिटल क्यू चार्ज को पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो कैपिटल क्यू को पकड़ के रखो या स्मॉल क्यू को इतना स्मॉल कर दो कि कैपिटल क्यू पे उसका इफेक्ट ना पड़े। चलिए ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, Q itself is bound to experience an electrical force due to Q and will tend to move. Tend to move मतलब मूव करना चाहेगा। A way out of this difficulty is to make Q negligibly small. इसके लिए एक रास्ता क्या है हमारे पास, कि हम Q को नेग्लिजिबली स्मॉल बना दे, इसका चार्ज को नेग्लिजिबली स्मॉल ले ले। The force F is then negligible small but the ratio is finite and becomes electric field, ठीक है। तो सेम चीज जो हमने बोली थी यहाँ पर वही स्टेटमेंट में लिखी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उसको मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। देखिए अगर ये Q टेंडिंग टू जीरो है, मतलब डिनोमिनेटर अगर नियरली जीरो है, तो ये पूरी टर्म तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो क्या ये टर्म इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इसको पॉज करके देखिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए जरा एक बार, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये जो टर्म है ये है फाइनाइट। क्यों है फाइनाइट, देखिए एफ अपॉन में क्यू है, क्यू टेंडिंग टू जीरो है, उसके बावजूद भी फाइनाइट कैसे है, वो ऐसे फाइनाइट है क्योंकि के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्यू है ये, क्योंकि ये है फोर्स। जब आप इसको क्यू रखेंगे, स्मॉल क्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अगेन यहाँ पर लिमिट चल रही है क्यू टेंडिंग टू जीरो, जब यहाँ पर अब बचेगा यहाँ पर क्या, के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई। देखिए इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई, साथ ही साथ जो चार्ज आपने यूज किया था वो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, पुट ही नहीं करना है, तो ये यहाँ पर इस स्टेप में हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली भी हमने शो कर दिया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, और कंसेप्चुअल भी हमने देख लिया कि अगर ये नेग्लिजिबल हमने लिया है तो कैपिटल क्यू मूव नहीं करेगा, तो हमारी फील्ड पे चेंज नहीं आएगा, तो हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। A practical way to get around the problem is of keeping Q undisturbed in the presence of Q, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि Q को बिना डिस्टर्ब किए Q की प्रेजेंस की वजह से इसके इसके अराउंड जाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इज टू होल्ड कैपिटल Q, वही जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कैपिटल Q को आप पकड़ के रखिए टू इट्स लोकेशन बाय अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। कोई भी अनस्पेसिफाइड फोर्सेस हो सकती है, जैसे कोई ग्लास रॉड है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ग्लास रॉड अगर मान लीजिए कैपिटल क्यू मान करके आप चल रहे हैं तो उसको आप पकड़ के रखिए, ठीक है, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से पकड़ के रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी आर कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू अ चार्ज प्लेनर शीट सेक्शन 1.15। ओके, लास्ट में एक सेक्शन है जहां पर हमें चार्ज शीट की बात करनी है, और बोल रहा है जब उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। तो देखिए अभी तक हम पॉइंट चार्जेस बात कर रहे थे, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज शीट हमने ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज शीट हमने ले लिया, और उसकी वजह से हम फोर्स निकाल रहे हैं। द चार्जेस ऑन द शीट्स आर हेल्ड टू देयर लोकेशन बाय द फोर्स ड्यू टू अनस्पेसिफाइड फोर्स अनस्पेसिफाइड चार्ज कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द शीट। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, जब इस चार्ज शीट के पास हम कोई चार्ज रखेंगे, सपोज कीजिए, तो होगा क्या कि इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये चार्ज जो होंगे, कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेस जो है वो अपनी ही जगह पे रखे हुए हैं बाय अनस्पेसिफाइड चार्ज कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। ये अनस्पेसिफाइड बेसिकली चार्ज कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द शीट, ठीक है। तो बेसिकली एक अनस्पेसिफाइड फोर्स की मदद से यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी अपनी लोकेशन पे रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टरबेंस नहीं होने देता है, ऐसा मान करके चलते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं
क्योंकि जैसे ही ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस पॉइंट। वी कैन स्टिल फाइंड आउट द फोर्स, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर फॉलो कर रहा है, तो स्टिल इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट the field or force at this point P from this field, from this प्लेनर शीट या किसी भी अरेंजमेंट की वजह से। बट उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होता है हायर मैथमेटिक्स का। ये हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो हम EMFT में ये चीज हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी में हम उसकी बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, वेक्टर कैलकुलस एंड तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, फिर हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं। अभी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, फिर हमें वहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी हमें वहां पर देखने होते हैं, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है वहां पर। तो वहां पर अभी हमें जो है सिंपल केस कंसीडर करना है, तो अभी हम मान करके चलेंगे कि सारे चार्जेस जो है वो अपनी अपनी लोकेशन पर अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने हैं। Note that electric field E due to capital Q, though defined operationally in terms of test charge Q, is independent of Q। ये हम पहले भी देख चुके हैं, हमने भी देखा था ना कि ये फॉर्मूला क्या था, F अपॉन में Q। ये फॉर्मूला है कि ये फंडामेंटली इस तरह से डिफाइन की गई है, लेकिन ये जो फील्ड है ये एक्चुअली इस स्मॉल q का फंक्शन नहीं है, टेस्ट चार्ज का फंक्शन नहीं है। क्यों? अब हम देखा था कि यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो k कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर निकल के आता है। यहाँ पर स्मॉल q है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है कैपिटल E का जो फंक्शन है उसमें कहीं भी स्मॉल q नहीं है, वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसमें नहीं है वो चीज। This is because F is proportional to Q and that is same thing यहाँ पर mention की गई है। The electric field due to capital Q is also dependent on space coordinate R for different position Q all over the space। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है किसका, दैट इज अ फंक्शन ऑफ R। ठीक है, पोजीशन का बेसिकली फंक्शन है, ये तो हम जानते ही है, ये हम पहले ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन क्या है स्पेस में, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे जैसे दूर चला जाएगा फील्ड कम होती चली जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन, अगर वेक्टर एक्सप्रेशन की हम बात करें तो हमने वो लिखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो अगर इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन पता चलेगी, वो भी हम पोजीशन वेक्टर की मदद से बताएंगे। अब ये वेक्टर क्या है, जैसे हमने लिया है कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, और पी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या बताएगा, इससे ये दूरी बताएगा, ये पोजीशन वेक्टर बताएगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये पलट जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी, अभी हम देखेंगे आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी शायद दे रखा है, हाँ यहाँ पर भी हमें इन फिगर्स में दे रखा है, ये आपने शायद पढ़ भी लिया होगा स्कूल में। एनीवेज ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि ये फील्ड लाइंस जो है यहाँ से बाहर निकल रही हैं और ये जो है यहाँ पर एंटर कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो रेडियली इनवर्ड आ रही होंगी फील्ड। ये थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ आपको। ये जो है रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये जो पॉइंट है अगर इसके राउंड सर्कल ड्रॉ कर दिए जाए तो उसके रेडियस के अलोंग जो होंगी ये जाएंगी, इसी को हम रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। मतलब इससे पॉइंट से हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये जो है निकलते रहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर दिखा रखा है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो होती है सेम होता है मैग्नीट्यूड बट इनवर्ड हो जाती है। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी क्यों। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F on the charge Q due to charge capital Q depends only on the distance R of the charge Q from the charge capital Q, the magnitude of the electric field will depend only on the distance R। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि Q चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। Q चार्ज कितना है इस पे डिपेंड नहीं करेगी। Thus at equal distances
from the charge is Q, the magnitude of electric field is same. Magnitude of electric field E due to a point charge Q, point charge is thus same on the sphere, the point joining at the center. ठीक है, चलिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, तो सेम आर अगर हम रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं. इस डायग्राम की मदद से मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. देखिए जरा, ये क्या किया हमने, ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है बट हम मान लेते हैं, चलिए फॉर टाइम. देखिए ये कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से हमने फील्ड निकाली. इस पॉइंट की दूरी कितनी, आर. इस पॉइंट की दूरी कितनी, आर. इस पॉइंट की दूरी कितनी, आर. इस पॉइंट की दूरी कितनी, आर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सभी पॉइंट्स की दूरी कितनी होगी सर्कल पे, आर आर दूरी होगी, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड्स लाइन जा रही है, ये सेंटर हो गया, तो हर पॉइंट जो है आर दूरी पर हो गया सर्कल का. तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा ना. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का. जब सबका आर सेम सेम सोर्स चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और के की वैल्यू भी सेम, क्योंकि इस ये जो चार्ज है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि नहीं होगी. तो आंसर है नहीं होगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. डायरेक्शन क्या है, आर कैप, और हर पॉइंट के लिए रेडियली आउटवर्ड है, तो यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है. तो बेसिकली पॉइंट चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें ऐसे मिलता है और डायरेक्शन हमें ऐसे मिलती है. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट स्पेसिफाइड इन द थर्ड पार्ट. ठीक है, यहाँ पर हमें ये मेंशन किया गया. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हमें दे रखे होंगे, जैसे कि हमें अभी हमने क्या किया है, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी वो हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला बताया. लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक ही पॉइंट चार्ज होगा हमारे पास तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं. उस केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हम जानना चाहेंगे. ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.